एनिमल हस्बेंड्री लेक्चर नंबर 2। इसके पहले मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर जितनी भी सारी टर्म थी जो मैंने डिस्कस कर दी, कम से कम काफ़ी सारी। और जो नेक्स्ट जो आने वाली जो टर्म होगी हमारी, वो सब में हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, तो उसका इतना टेंशन नहीं लेना। जो भी हम कंटिन्यू लेक्चर करते रहेंगे तो उसके साथ साथ कवर करते रहेंगे, ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा सिस्टम ऑफ ब्रीडिंग फॉर द कैटल्स के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर वन बाई वन समझते चलेंगे हम। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे ब्रीडिंग होता क्या है। तो ब्रीडिंग एक तरह से मेच्योर एनिमल होना। ब्रीडिंग कब कर पाएगा? एनिमल कैसा होना चाहिए हमारा? मेच्योर एनिमल होना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पर मेच्योर एनिमल तो होगा, ठीक है। मेच्योर कितने मंथ का होता है? तो इसके लिए हमें ध्यान रखना होगा कि जो एक्सोटिक होती है, एक होती है इंडिजिनस। एक्सोटिक जो ब्रीड होती है और इंडिजिनस ब्रीड होती है, तो एक्सोटिक ब्रीड्स के लिए लगता है हमें 25 मंथ्स के लिए। यहाँ पे इसके अंदर हम मान सकते हैं 35 मंथ्स। क्लियर हुआ? यहाँ पे 25 मंथ्स तो हो गए। इसको समथिंग एक काम करो, 24 से लेकर 25 कर लो। ऑप्शन में यदि 24 से लेकर 25 हो तो इसको टिक मार देना, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ब्रीडिंग के दो टाइप होते हैं। एक तो प्योर ब्रीड होती है और जिसके बाद में एक होती है क्रॉस ब्रीड। प्योर ब्रीड तो क्या होती है? सेम ब्रीड के बिटवीन क्रॉस होता है, जबकि क्रॉस ब्रीड क्या होती है? डिफरेंट ब्रीड के बिटवीन क्रॉस। नाम से पता लग रहा है। यहाँ पर क्रॉस ब्रीड का जो मेन पॉइंट है, ये एक तरह से कॉमर्शियली पर्पज के लिए यूज ली जाती है और गुड परफॉर्मेंस होती है इसकी। और ये क्यों ली जाती है? इससे हाइब्रिड विगर का प्रोडक्शन होता है। हाइब्रिड विगर का मतलब ये होता है कि दो जानवरों की क्षमता, कह सकते हैं दो जानवरों की क्षमता, मतलब दोनों मिला के एक हाइब्रिड के अंदर दी जाती है। तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन करके जो नया हाइब्रिड बनता है, तो उसे मतलब कि हमें क्रॉस ब्रीडिंग के थ्रू अच्छे हाइब्रिड विगर मिलते हैं हमें। और यहाँ पर हम एक दो एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे इसके अंदर, जैसे आपने सुना होगा क्रॉस ब्रीड का एग्जाम्पल, करन स्विस और करन फ्राइस करके दो ब्रीड है। जैसे करन स्विस और करन फ्राइस को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक न्यू हाइब्रिड बनता है। न्यू हाइब्रिड बनता है हमारा, ठीक है। अब ये न्यू हाइब्रिड ये बनाने का काम किसने किया? तो कई क्वेश्चन पूछ लेता, आपसे ध्यान रखना इसका पॉइंट। एनडीआरआई करनाल ने ये चीज डेवलप की थी। एनडीआरआई करनाल ने ये नया हाइब्रिड का प्रोडक्शन किया था, ठीक है। इसके बाद इसमें जो ये हाइब्रिड बना, इससे क्या बेनिफिट हुआ? तो आप देखेंगे जो हमारी जो काऊ केटल्स वगैरह होती है, तो वो 2500 लीटर दूध देती है। जब इन्होंने न्यू हाइब्रिड बनाया तो देखा कि वो 3500 लीटर के समथिंग दूध का प्रोडक्शन हुआ। मतलब कहने का मतलब मिल्क का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। क्लियर? तो इसलिए हम देखते हैं कि क्रॉस ब्रीड अच्छा होता है कॉमर्शियल पर्पज के लिए। यहां तक ठीक। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद आगे चलने से पहले एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। एएफसी, कभी क्वेश्चन पूछ ले आपसे, ये क्या होता है? तो एएफसी का मतलब होता है एज एट फर्स्ट काविंग। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था काविंग क्या होता है, बच्चे देने की प्रक्रिया, जो मतलब कि एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम प्रोडक्शन करते हैं ब्रीड्स का। जो काफ वगैरह बनता है गाय के अंदर, बछड़ा, तो एक तरह से काविंग क्या होती है? बच्चे देने की प्रोसेस होती है, ठीक है। तो ड्यूरिंग पार्चुरेशन मान सकते हैं, ठीक है, पार्चुरेशन, ठीक है। इस टाइम की एज क्या कहलाती है? एएफसी। अब ये एज कितनी होती है भाई? 3 इयर्स तो कम से कम ये मान के चलो जो जानवर होगा वो क्या होगा? मैच्योर होगा।
और फिर कम से कम 10 मंथ उसके मान लो बच्चा पेट में होगा उसके, प्रेग्नेंट होगा तो, ठीक है। इसको समथिंग समथिंग 1 ईयर कंप्लीट मान के चल लो ना। तो हमारे कम से कम एज एट फर्स्ट काबिंग कितना ईयर्स की हो गई, टोटल 4 ईयर्स की हो गई। आया समझ। बाय द वे एक क्वेश्चन और पूछ ले आपसे कि ये एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जो जानवर की टोटल लाइफ कितनी होती है, 20 से लेकर 23 ईयर्स तक क्या होता है, कंप्लीटली जीता है वो, इतना ही जी पाता है वो, लाइफ स्पान इतना होता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि जानवर की जो इकोनॉमिक एज कितनी होती है। इकोनॉमिक एज का मतलब आप 4 साल इसके काट दो, काबिंग के बाद में जो हम प्रोडक्शन वगैरह करते हैं, मिल्क वगैरह जो प्रोडक्शन करता है, वहां से लेके उसके मरने तक की एज काउंट की जाती है इकोनॉमिक एज के अंदर, क्योंकि वो हमें प्रोडक्शन वगैरह दे रहा है, जो भी यील्ड वगैरह जो भी कुछ दे रहा है वो, तो हम उसको कॉमर्शियली यूज कर रहे हैं ना। तो इकोनॉमिक एज कितनी हो जाएगी उसकी, इकोनॉमिक एज उसकी हो जाएगी, कितना हो जाएगी, इसमें से 4 साल कम कर दो तो इसको 18 ईयर्स समथिंग, 18 ईयर्स तक हम उसको इकोनॉमिक एज में काउंट कर सकते हैं। तो एक नॉलेज के लिए थोड़ा बहुत ध्यान होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं, इसको रफ कर देते हैं। ठीक। इसके बाद में अनोदर 2 मेथड, जैसे सपोज करो अनोदर 2 मेथड का मतलब यहाँ पे ये हुआ, जैसे हम किसी क्लास के अंदर गए, तो क्लास के अंदर हमने बोला कि कोई भी बेसिस ले लिया कि जैसे कि 21 साल से ऊपर के बंदे अलग हो जाओ और 21 साल से नीचे के बंदे अलग हो जाओ, तो ये एक तरह से अलग अलग बेसिस ले सकते हैं। तो इन्होंने ऐसे बेसिस लिया। तो अनदर 2 मेथड में एक होता है इनब्रीडिंग, एक होता है आउटब्रीडिंग। इस कंसेप्ट को समझने से पहले हम एक छोटा सा कंसेप्ट समझते हैं। जैसे मैंने माना साहिवाल करके एक ब्रीड है काऊ की, ठीक है। अब इसको हम किस किस से क्रॉस करा सकते हैं, इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। नंबर 1, ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपको पूरा डायग्राम क्लियर हो जाएगा ये वाला पूरा। देखो सबसे पहली जो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, इस साहिवाल को हम किससे क्रॉस करा सकते हैं, या तो उसके ब्रोदर से, साहिवाल क्या है एक फीमेल काऊ है, या तो उसके ब्रोदर से क्रॉस करा सकते हैं, या फादर से क्रॉस करा सकते हैं। सेकंड, हाफ ब्रोदर, कजन वगैरह हो सकते हैं। इसके बाद हाफ फादर, ठीक। तीसरी जो कंडीशन हो सकती है कि एक तरह से ये तो क्या हो गया, एक तरह से रिलेशन टाइप में हो गया ना, एक तरह से ये थोड़ा बहुत रिलेशन हो गया इनका, ये दोनों एक तरह रिलेशन हो गए। अब इसके अलावा मतलब हम कैसे करा सकते हैं, थोड़ा बहुत और ऊपर से ऊपर चलें तो हम कह सकते हैं कि इस साहिवाल को हम क्रॉस करा सकते हैं कि ऐसा रिलेशन जिसका 4 से 6 साल तक की पीढ़ी का मतलब कोई हमारे संबंधी ना हो। तो ऐसे मतलब जैसे हमने ले लिया कि इस साहिवाल की ही कोई मेल ले लेते हैं, बट मेल ऐसी जिसका कोई रिलेशन नहीं है 4 to 6 जनरेशन तक। कितना, 4 to 6 जनरेशन तक नो रिलेशन। क्लियर हुआ। इसके बाद में अगली कंडीशन क्या हो सकती है, अगली कंडीशन ये ले सकते हैं कि उसकी ब्रीड डिफरेंट कर दें अपन, डिफरेंट ब्रीड से क्रॉस करा दें, ये हो सकती। भाई ब्रीड डिफरेंट कर सकते हैं, जैसे हमने ली कि भाई करन स्विस और करन फ्राइस वाला जो एग्जांपल लिया था वो डिफरेंट ब्रीड का था, बात समझे। तो हम डिफरेंट ब्रीड भी तो कर सकते हैं ना यूज में। इसके बाद हम ले सकते हैं कि डिफरेंट स्पीसीज भी ले सकते हैं, इसे जैसे माना 5th पॉइंट, डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है। अब डिफरेंट ब्रीड का मतलब जैसे हमने लिया कि यहाँ पे एक देसी काऊ ले लो और एक विदेशी काऊ ले लो, हो गया ना। यहाँ पे देसी गाय ले ली और एक ले लिया अपन ने जिसको एक्जोटिक बोल सकते हैं, विदेशी वाली, तो दोनों डिफरेंट हो गई, डिफरेंट स्पीसीज से क्रॉस करा सकते हैं। कहने का मतलब एक गाय को हम, एक फीमेल काऊ को हम, इतनी सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है जिससे हम क्रॉस करा सकते हैं।
क्लियर। अब देखो इसको, इस डायग्राम से हमें ये सब कुछ पता लग जाएगा इजीली, ये पूरा चार्ट एक्सप्लेन हो जाएगा 1 मिनट में। देखो यहां पे बोल रहा है कि इनब्रीडिंग क्या होता है, मतलब रिलेशन में क्रॉस कराना, मतलब वो रिलेटेड होने चाहिए एनिमल्स, ठीक है। जैसे एक होती क्लोज ब्रीडिंग और एक होती लाइन ब्रीडिंग। क्लोज ब्रीडिंग तो बिल्कुल जैसे अब यहाँ पे देखो, या तो उसके फादर या उसके ब्रदर से क्रॉस करा सकते हैं, तो फादर और ब्रदर बिल्कुल क्लोज में हो गए। तो अब फादर यहाँ पे और एक डॉटर होता है, जैसे इसको एक काम करते हैं, एक जैसे यहां पर देखो आप, सायर और डॉटर, एक सन और डेम, ब्रदर एंड सिस्टर। आपने फर्स्ट लेक्चर में देखा होगा, मैंने सायर क्या बोला था, बछड़े का पिता, और जो मतलब कि फीमेल का होगी डॉटर उसकी, ठीक है। जो मतलब बछड़े का पिता और जो मतलब उन्होंने प्रोडक्शन किया जो बच्ची का, मतलब फीमेल काऊ का, तो उसको क्रॉस करा सकते हैं। यहाँ पे पुत्र और ये क्या नाम है, फीमेल, मतलब कि जो फीमेल पेरेंट्स है उसके, उसको क्रॉस करा सकते हैं, ब्रदर सिस्टर को। ये सब चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता ये होना चाहिए कि यहाँ पे क्लोज ब्रीडिंग मतलब एकदम से टोटली रिलेशन के अंदर होती है, मतलब बहुत ज्यादा क्लोजनेस होती है उनकी, मतलब दूर के रिश्तेदार नहीं होते उसमें। जैसे यहाँ पर लाइन ब्रीडिंग का मतलब ये होता है कि हम मतलब कि कजन वगैरह से, ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह से हम उसको क्रॉस करा सकते हैं, उसकी जनरेशन, मतलब कि इससे एक पीढ़ी उससे ऊपर ले लो हो तो उससे हम क्रॉस करा सकते हैं, 1-2 पीढ़ी ऊपर मतलब रिलेशन हो सकता है उसमें। तो वो सब क्या होते हैं लाइन ब्रीडिंग में। यहाँ पर इससे पहले जो मैंने क्लोज ब्रीडिंग में बताया उसमें बिल्कुल क्लोज रिलेशन होता है, जबकि यहाँ पर एक आध पीढ़ी ऊपर वाली ले सकते हैं, और यहाँ पे कजन हो सकता है, ग्रैंड पेरेंट्स को क्रॉस करा सकते हैं, हाफ सिस्टर वगैरह से, इन सब से क्रॉस करा सकते हैं। तो क्लियर हुआ। तो यहाँ पर जो मैंने आपको ये बताया था इसके पहले, आप समझ गए होंगे कि जो पहला वाला जो मैंने बताया था ये तो किसका हुआ, पहला वाला क्लोज ब्रीडिंग का हुआ है, तो और जबकि जो सेकंड मैंने बताया था वो कौन सा हुआ, लाइन ब्रीडिंग का हो गया। क्लियर। इसके बाद जो आउट क्रॉसिंग होती है, यहाँ पर आउट क्रॉसिंग मैंने क्या बोला था, इसको देखो, साइवाल मेल से क्रॉस करा सकते हैं साइवाल फीमेल को, बट रिलेशन में नहीं होना चाहिए, कितना 4 से 6 जनरेशन तक का कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, मतलब 1-2-3 के 4-5 पीढ़ी तक बिल्कुल कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, उससे क्रॉस करा सकते हैं। तो मैंने आउट ब्रीडिंग के अंदर देखो एक पॉइंट लिखा हुआ है, अनरिलेशन। अनरिलेशन, आउट ब्रीडिंग मतलब ब्रीड तो सेम हो सकती है बट अनरिलेटेड, नो कॉमन एंसेस्टर अप टू 4 to 5 जनरेशन, मतलब 4 से 5 साल तक की जनरेशन में कोई उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। ये वाला मैंने थर्ड पॉइंट समझाया था, ये किसका हो गया, आउट क्रॉसिंग का हो गया। इसके बाद में क्रॉस ब्रीडिंग में डिफरेंट ब्रीड का, जैसे देसी और एग्जोटिक होगी, जैसे स्विस, करन फ्राइस और करन स्विस मैंने एग्जांपल बताया था आपको, तो ये क्रॉस ब्रीडिंग का हो गया। डिफरेंट ब्रीड लेनी है यहाँ पे ब्रीड सेम है बट उनका रिलेशन नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पर आप देखेंगे डिफरेंट ब्रीड होगी और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में तो स्पीसीज डिफरेंट होगी। इसका एग्जांपल समझते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। इसका एग्जांपल आप देखेंगे, इसको एक काम करता हूँ, जैसे हम लेते हैं फीमेल, 2 कंडीशन इसमें, फीमेल हॉर्स को क्रॉस कराते हैं, फीमेल हॉर्स को क्रॉस कराते हैं किसके साथ, मेल डोंकी के साथ, ठीक है। फीमेल हॉर्स को क्रॉस करा दिया अपन ने किसके साथ, मेल डोंकी के साथ। इसके बाद एक कंडीशन ये हो सकती है, फीमेल की जगह मेल हॉर्स ले सकते हैं अपन, इसको हमने क्रॉस किसके साथ कर दिया, फीमेल डोंकी के साथ। तो आप यहां पर देखेंगे फीमेल हॉर्स को जब मेल डोंकी के साथ क्रॉस कराया जाता है तो ये तो बनता है क्या, म्यूल, और ये बनता है, आप सर्च मारना गूगल पे, पोनी। कैसा जानवर होगा, एकदम सीधा सा। जबकि म्यूल, क्यों ये चीज क्यों अडॉप्ट की गई, म्यूल क्यों बनाया गया, इसलिए बनाया गया, आपने देखा होगा कि जब भी हम जैसे वैष्णो देवी के यहाँ पे जैसे जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, केदारनाथ यात्रा, तो वहाँ पे म्यूल को यूज़ लिया जाता है। फीमेल हॉर्स का और मेल डोंकी का क्यों यूज़ नहीं लिया जाता, इसके पीछे ऐसा सोचो ना, फीमेल हॉर्स का क्या काम है, ये क्या होता है, तेज़ दौड़ने में काम आता है, तेज़ चढ़ने में,
तो ये बोलता है कि मुझे तेज चला सकते हो आप, मतलब जल्दी ले जा सकते हो, पर मुझे से सामान नहीं जला जाता, सामान नहीं जलता इतना, मतलब सामान नहीं लेके जा सकता, कैरी नहीं कर सकता इतने ऊपर। जबकि मेल डोंकी क्या करता है, इसका उल्टा काम है साला। इसका उल्टा काम क्या है कि ये एक तरह से तेज नहीं चल सकता, आलसी होता है, धीरे धीरे चलता है, बट सामान ले जा सकता है, बट सामान ले जा सकता है, बहुत धीरे चलता है, आलसी। तो इन्होंने क्या किया, हमने दोनों को मिक्स करके एक न्यू ब्रीड तैयार कर दी। कौन सी, म्यूल, जो जल्दी भी चल सकता है और सामान भी ले जा सकता है। भाई एक तरह से भाई फीमेल हॉर्स नहीं लेके जा रहा था सामान, तो सामान तो ये लेके जाएगा, इसका जो करेक्टर है वो सामान लेके चले जाएगा, और थोड़ा फास्ट भी चल लेगा, इतना आलसी भी नहीं होगा। आया समझ? ऊपर चढ़ने में इसको दिक्कत आती है मेल डोंकी को। तो ये एक तरह से दोनों का कॉम्बिनेशन हमने म्यूल का प्रोडक्शन किया। जबकि पोनी के अंदर आप देखेंगे एकदम बेचारा सीधा सादा सा जानवर होता है, जिसको आपको देख के दया आ जाएगी, उसको देख के लगेगा कि यार इसको तो क्या ही ले जाना। तुम देखना सर्च मार के गूगल पर, आपको पता लग जाएगा। तो इसलिए पोनी को इतना यूज नहीं लिया गया, यहाँ पर म्यूल को ज़्यादा यूज लिया गया। क्लियर? तो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल आप बताएंगे कि म्यूल इसका एग्जाम्पल होता है। यहाँ तक मुझे लगता है आपको एकदम से क्लियर हो गया होगा अच्छे से। इसके बाद एक कंसेप्ट हम डिस्कस करते हैं, बहुत ही अच्छा शानदार। इसके बाद हम क्लास को इसको एंड कर देंगे। जैसे पहले इसको मिटा देता हूँ मैं, एक मिनट। यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने एक पॉइंट बोला था आपको कि क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब, एक मिनट रुको, एक पॉइंट बोला था मैंने, क्रॉस ब्रीडिंग से हमारा मिल्क का प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, ये पॉइंट बोला था ना मैंने। तो आपने ध्यान दिया होगा कि यार इसका मतलब क्यों प्योर ब्रीड से मिल्क का प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होता? क्या इसका मतलब प्योर ब्रीड को वापस सेम ब्रीड से क्रॉस कराते हैं तो क्या मिल्क का प्रोडक्शन अच्छे से नहीं होता? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे बोला था कि ये कॉमर्शियल प्रोड्यूसर के लिए अच्छे यूज होते हैं। ये क्यों नहीं होते, इसका एक रीज़न हो। देखो इसका कंसेप्ट ये है कि जैसे मैंने माना सेम ब्रीड का मैंने क्रॉस किया, लगातार सेम ब्रीड से क्रॉस करता रहा, तो मेरे पास क्या होगा, यूनिफॉर्म ऑफ स्प्रिंग प्रोडक्शन होगा। मतलब एक जैसे बच्चे पैदा होते जाएंगे, सेम ब्रीड से वापस कंटिन्यू क्रॉस कराता जाऊंगा मैं, तो बच्चों में करेक्टर चेंजेस नहीं आएंगे ज़्यादा, मतलब अपने माता पिता के जैसे ही जन्म लेंगे, उनके जैसे ही बिल्कुल एकदम शकल वकल उसकी एक जैसी होगी, ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। अब यूनिफॉर्म स्प्रिंग प्रोडक्शन तो हो गया, ठीक है। इससे दिक्कत क्या आती है? इससे दिक्कत ये होती है कि जैसे मान लिया कि स्टार्टिंग के उसके माता पिता में यदि जेनेटिकली कोई डिसऑर्डर है तो वो बच्चे में भी आएगा। क्यों आएगा? यदि कंटिन्यू सेम उसको फिर नेक्स्ट वापस से फिर सेम जनरेशन से क्रॉस करा रहे हैं, सेम ब्रीड से क्रॉस करा रहे हैं, तो वो क्या होता है, डिजीज। यहाँ पर आपने देखा होगा कि रिसेसिव जीन क्या होता है, ऐसे केस में क्या होता है, रिसेसिव जीन क्या होता है ना, वो एक तरह से डोमिनेंट हो जाता है। रिसेसिव जीन आपने जेनेटिक्स में पढ़ा होगा कि रिसेसिव जीन कंटिन्यू डोमिनेंट हो जाता है जब सेम ब्रीड को आपस में क्रॉस करा देते हैं। और यदि रिसेसिव जीन डोमिनेंट हो गया, अब यदि मान लो उसमें यदि उसके माता पिता में कोई डिजीज है और वो बच्चे में आ रही है, तो इसका मतलब कि ये रिसेसिव जीन डोमिनेंट हो गया, तो ये क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी टू डिजीज, ससेप्टिबिलिटी टू डिजीज के प्रति ससेप्टेबल हो जाएगा। और जो डिजीज के प्रति एक बार ससेप्टेबल हो गया तो उस केस में क्या हो जाएगी, जानवर की मोर्टेलिटी, डेथ को लीड कर सकता है। आपने जेनेटिक्स में पढ़ा होगा कंसेप्ट, यदि जेनेटिक्स वाला थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपको पता है कि रिसेसिव जीन क्या होता है, यदि वो डोमिनेंट हो जाता है तो वहाँ उस केस में क्या होती है कि डेथ हो जाती है। कोई भी जनरेशन से जेनेटिकली डिसऑर्डर पास हो रहा है कंटिन्यू और सेम ब्रीड से क्रॉस कराते जा रहे हो, तो उस केस में आपकी रिसेसिव जीन डोमिनेंट होगा, तो उस केस में मॉर्टेलिटी हो सकती है। इस कारण उसकी परफॉर्मेंस क्या होती है, रिड्यूस परफॉर्मेंस, जानवर की रिड्यूस हो जाती है परफॉर्मेंस। और वो डिजीज के प्रति ऐसा होगा तो उसका मिल्क और फैट वगैरह प्रोडक्शन भी क्या होता है, मिल्क फैट वगैरह प्रोडक्शन क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। क्लियर? बट एक बेनिफिट है यहाँ पे, जेनेटिक प्योरिटी, हम कह सकते हैं जेनेटिक प्योरिटी मेंटेन होती है।
मेंटेन। जेनेटिक प्योरिटी का मतलब जैसे उसके माता पिता है ऐसे उसके बच्चे, तो ये कंटिन्यूसली मेंटेन रहती है। यहाँ पर देखेंगे आप, उसके माता पिता के जैसे उसके बच्चे हो गए, तो जेनेटिक प्योरिटी तो मेंटेन हो गई। अब ये चीजें मिलती कहाँ है, ये सब कहाँ देखने को मिलता है? आपने देखा होगा जंगलों में जो कबीले होते हैं ना, कबीले वो एक लंगूर टाइप में होते हैं अजीब से, तो उनमें देखा होगा कि वो आपस में मतलब कि क्लोज रिलेशन में, मतलब कि वो क्लोज रिलेशन के अंदर ही आप में उसमें ब्रीड वगैरह जो भी मतलब मेटिंग वगैरह होती है। तो इससे क्या होता है, नए बच्चे जो प्रोडक्शन होते हैं तो उनके देखते होंगे आप वहाँ पे कुछ किसी के लूले लंगड़े अजीब से, मतलब उनके किसी का पैर ठीक से नहीं काम करता, किसी का हाथ नहीं, किसी का कान ही नहीं है उसके, तो ऐसे मतलब अजीब अजीब से, तो अजीब अजीब से वो प्रोडक्शन होते हैं उनके बच्चे। तो ऑफस्प्रिंग उनके जो जन्म लेते हैं वो अलग ही होते हैं उनके। तो इसी वजह से क्लोज रिलेशन में ये प्रॉब्लम होती है, रिसेसिव जीन डोमिनेंट हो जाता है। क्लियर? तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर देखते हैं आगे का लेक्चर, इसको एंड करते हैं यहाँ तक, ठीक है? ओके बाय। नोट्स वगैरह टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे आपको, वहाँ पे ज्वाइन कर लेना।